प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। पहले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झूम कृषि पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र की प्रमुख कृषि पद्धति है। झूम कृषि के परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरता में कमी, मिट्टी का गंभीर कटाव तथा कृषि उत्पादकता में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन ठीक है। व्याख्या से इसको डिटेल में समझ लेते हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार दक्षिणी असम में हमार जनजाति द्वारा पारंपरिक रूप से प्रचलित अनानास आधारित कृषि वानिकी पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती का एक स्थायी विकल्प हो सकती है। यह पारंपरिक प्रथा जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता की क्षति संबंधी दोहरी चुनौतियों का समाधान कर सकती है। झूम खेती, जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र की प्रमुख कृषि पद्धति है। यह मुख्य रूप से प्रति चक्र में कमी के कारण अस्थिर हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरता में कमी, मिट्टी का गंभीर कटाव तथा कृषि उत्पादकता में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिसके चलते पिछले कुछ दशकों के दौरान पूर्वोत्तर भारत तथा कई अन्य दक्षिण एशियाई देशों में पारंपरिक झूम कृषि के साथ स्थान पर कृषि वानिकी एवं उच्च मूल्य वाली फसल प्रणालियों को अपनाया गया है। इन फसल प्रणालियों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ एवं लाभदायक विकल्प माना जाता है। शोधकर्ताओं ऐसे कृषि वानिकी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता की हानि जैसी दोहरी चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ उच्च भंडारण क्षमता तथा वृक्षों की विविधता को बनाए रख सकें। अनानास कृषि वानिकी प्रणाली भारतीय पूर्वी हिमालय तथा अन्य एशियाई भागों में प्रमुख भूमि उपयोग है, जिसके तहत बहुउद्देशीय वृक्षों के साथ अनानास को उगाया जाता है। दक्षिणी असम की हमार जनजाति पारंपरिक रूप से अनानास की खेती करती रही है। वर्तमान में यह जनजाति घरेलू खपत तथा आर्थिक लाभ दोनों के लिए स्वदेशी अनानास आधारित कृषि वानिकी प्रणाली को अपना रहे हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई छोटे नाविकों का एक बड़े नाविक में संयोजन परमाणु संलयन कहलाता है। परमाणु संलयन के पश्चात बड़ी मात्रा में ऊर्जा निष्कासित होती है। परमाणु संलयन ऊर्जा का उपयोग करके असीमित मात्रा में अक्षय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं। कैलिफोर्निया की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने राष्ट्रीय इग्निशन सुविधा के तहत किए गए एक परमाणु संलयन अनुसंधान में सफलता हासिल की है। परमाणु संलयन को कई छोटे नाविकों के एक बड़े नाविक में संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा निष्कासित होती है। परमाणु संलयन से सूर्य को शक्ति प्राप्त होती है। इस संलयन ऊर्जा का उपयोग करके असीमित मात्रा में अक्षय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। परमाणु संलयन ऊर्जा भविष्य में बेस लोड ऊर्जा का एक अच्छा विकल्प है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे संसाधनों की अखंडता, अंतर्निहित सुरक्षा, लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी अवशिष्ट तथा कार्बन डाइऑक्साइड का नगण्य उत्सर्जन। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक अनुभाग उद्यम है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसके लिए 77.45 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। यह वैश्विक बाजार में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने तथा जीआई उत्पादों के पंजीकरण जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू करने का कार्य करेगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं।
सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या से इसको देख लेते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 77.45 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक अनुभाग उद्यम है। यह पुनरुद्धार पैकेज NERAMAC को बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करने, क्लस्टर में किसानों को प्रशिक्षण देने, जैविक बीज व उर्वरक प्रदान करने, फसल कटाई के बाद सुविधा प्रदान करने, वैश्विक बाजार में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी करने तथा GI उत्पादों के पंजीकरण आदि जैसी विभिन्न नवीन योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त बांस रोपण तथा मधुमक्खी पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की जाएगी। भारत सरकार की अन्य योजनाओं जैसे PM किसान संपदा योजना, आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि अवसंरचना कोष, कृषि उड़ान तथा किसान रेल आदि का लाभ उठाने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को अधिकृत करने के लिए तैयार किया गया है। इस सूचकांक को प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा। इस सूचकांक को अभिगम, उपयोग तथा गुणवत्ता जैसी 3 व्यापक पैरामीटर के आधार पर तैयार किया गया है। सूचकांक के निर्माण के लिए आधार वर्ष 2015-16 का चयन किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 3। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को अधिकृत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक तैयार किया है। इसकी घोषणा वर्ष 2021-22 के लिए पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई थी। इस सूचकांक को प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा। यह सूचकांक 0 से 100 के मध्य एकल मान के माध्यम से वित्तीय समावेशन के पहलुओं की जानकारी प्रदान प्राप्त करता है, जिसके अनुसार 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण तथा 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। इसके 3 व्यापक पैरामीटर अभिगम, उपयोग तथा गुणवत्ता के आधार पर तैयार किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में कई संकेतकों के आधार पर गणना किए गए आयाम शामिल हैं। सूचकांक में सेवाओं तक पहुंच में आसानी, उपलब्धता, सेवाओं के उपयोग तथा गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी सभी 97 संकेतकों को शामिल किया गया है। सूचकांक का निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के किया गया है, जिससे यह वित्तीय समावेशन की दिशा में सभी हितधारकों के वर्षों के संचयी प्रयासों को दर्शाता है। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विसरल लीशमैनियासिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय जटिल संक्रामक रोग है। यह मादा फ्लेवोटोमाइन सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। यह मलेरिया के बाद दूसरा सबसे आम परजीवी प्राणघातक रोग है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। व्याख्या को देख लेते हैं इसकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के एक दल ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग विसरल लीशमैनियासिस के विरुद्ध शरीर में बिना सुई के प्रविष्ट हो सकने वाली लागत प्रभावी तथा रोगी के अनुरूप संभावित चिकित्सीय रणनीति विकसित की है। विसरल लीशमैनियासिस एक जटिल संक्रामक रोग है जो मादा फ्लेवोटोमाइन सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। इस रोग से प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं, जिस कारण यह मलेरिया के बाद दूसरा सबसे आम परजीवी प्राणघातक रोग बन जाता है और इसीलिए उपरोक्त सभी कथन ठीक है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा।